जी बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी बाल विकास की चौथी क्लास है, जिसमें कल हमने आपको बताया था बाल्यावस्था के बारे में कि बाल्यावस्था जो होता है बालकों की, वो किस तरीके से उनका वहाँ पे उनका शारीरिक विकास होता है। तो बाल्यावस्था के कुछ उपनाम होते हैं और बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। इन सभी बातों को कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज मैंने आपको बताया था कि आज हम आपको बताएंगे बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है। जैसे हमने शैशवावस्था के शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में जो हमारा शारीरिक विकास होता है वह किस तरीके का होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए बाल्यावस्था का शारीरिक विकास। बाल्यावस्था का शारीरिक विकास, देखिए बाल्यावस्था का जो समय होता है दोस्तों, बाल्यावस्था का जो समय होता है वह होता है 6 से 12 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 6 से 12 वर्ष का समय होता है। इसमें अगर एक सबसे बड़ी एक नोट करने की बात होती है, इसको आप याद करिएगा। कई बार मैंने आपसे बताना चाहूंगा कि ये पेपर में ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न अपना ये है कि बालकों की जो लंबाई है वह प्रति वर्ष बालक की जो लंबाई है 5 या 6 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होती है लंबाई में। यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बाल्यावस्था में जो बालकों की लंबाई होती है उसमें किस दर से बढ़ोतरी होती है। तो हमारी जो दर होगी वो रहेगी क्या कि बालकों में प्रति वर्ष 5 या 6 सेंटीमीटर शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। अगली बात हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे लग जाता है आरंभ काल। ये क्या है दोस्तों? ये है आरंभ। बाल्यावस्था प्रारंभ हुई, इसका मतलब क्या है? ये आरंभ काल है। आरंभ काल में अगर देखा जाए तो बालक जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जिनकी लंबाई होती है 108 सेंटीमीटर। बालक लंबाई में लड़कियों से बड़े होते हैं और उनकी लंबाई जो है वो है 108 सेंटीमीटर। और यहीं पे प्रारंभ में बालिकाओं की जो लंबाई होती है वह बालकों से छोटी होती है और उनकी जो लंबाई होती है वो होती है दोस्तों 107 सेंटीमीटर की। कितनी होती है दोस्तों? 107 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। लेकिन जब बाल्यावस्था का एक अंत समय आता है, जब बाल्यावस्था का अंत समय आता है मतलब 12 वर्ष की जो उम्र आती है, उस वर्ष का अगर आंकड़ा देखा जाए तो देखिए बालक जो रहता है वह यहां से क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पे थोड़ा गलती हो गया दोस्तों। यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर बालिकाओं की लंबाई, देखिए दोस्तों यहां पर बालक छोटे होते हैं। देखिए दोस्तों, लिखने में थोड़ा गलती हो गया दोस्तों, क्षमा चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अंत समय जब आता है बाल्यावस्था का, बाल्यावस्था का जब अंत समय आता है उस वक्त बालक जो रहते हैं वह बालिकाओं से छोटे होते हैं। यह बात नोट करने की बात है कि बालकों की जो लंबाई होती है बालिकाओं की अपेक्षा वह छोटी होती है। बाल्यावस्था के अंत समय में बालिकाओं की जो लंबाई होती है दोस्तों, वह बालिकाओं की लंबाई बालकों से बड़ी होती है। कितनी होती है? बालिकाओं की लंबाई जो होती है उसका औसतन मान है 139.2 सेंटीमीटर। यहीं अगर बालकों की लंबाई देखी जाए तो कितनी होती है? 138.3 सेंटीमीटर। ये आंकड़ा जो है ये 12 वर्ष का है, जब 12 वर्ष का अंत समय आता है बाल्यावस्था का। इसी में एक नोट करने की बात होती है कि आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ऐसा कौन सा मोड़ आया होगा जिस मोड़ पर लड़कियों की लंबाई लड़कों की लंबाई से अधिक हो जाती है। तो बाल विकास के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा एक कथन है, उनका मानना है कि इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि 11 वर्ष की अवस्था में लड़कियों की लंबाई तीव्र गति से बढ़ने लगती है दोस्तों। 11 वर्ष की उम्र में लड़कियों की लंबाई तीव्र गति से बढ़ने लगती है, जिस कारण से लड़कियां जो होती हैं दोस्तों बाल्यावस्था के अंत समय में लड़कों से लंबाई में ज्यादा होती हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारी बात क्लियर होती है। अब देखिए अगली बात हमारी होती है, मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था में जो हृदय की धड़कन होती है, बाल्यावस्था में जो हृदय की धड़कन होती है दोस्तों वह होती है हमारी 100 पर मिनट। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 100 पर मिनट होती है। अगली बात देखेंगे दोस्तों हड्डियां। बाल्यावस्था में जो हड्डियां होती हैं दोस्तों, बाल्यावस्था में जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां होती हैं हमारी 350। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर शैशवावस्था काल में जब बालक का जन्म हुआ था
उस वक्त बालक की हड्डियां 60 और 70 थी, लेकिन जब शैशवावस्था में बालक आया उस वक्त बालक की हड्डियां जो थी 270 थी। 270 होने के बाद ये हड्डियां बढ़ क्यों रही हैं? 270 होने के बाद हड्डियां बढ़ क्यों रही हैं दोस्तों? देखिए, जब बालक का जन्म होता है उस वक्त बालक के अंदर एक मांसपेशियों का, एक मांस का टुकड़ा ज्यादा रहता है, उस वक्त हड्डियों का विकास नहीं होता है। जब बालक शैशवावस्था में पहुंचता है उस वक्त बालक के अंदर हड्डियों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। उस वक्त शैशवावस्था काल से बालक के अंदर हड्डियों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। वह हड्डियों का निर्माण होना बाल्यावस्था तक चलता है दोस्तों। तो इस वक्त बाल्यावस्था में जो हड्डियां होती हैं वह हमारी हड्डियां कैसी कितनी हो जाती हैं? 350 हड्डियां हो जाती हैं। लेकिन बाल्यावस्था के बाद जब बालक किशोरावस्था में जाता है उस वक्त बालकों की जो हड्डियां होती हैं उनमें अस्थिकरण होने लगता है। मतलब ऐसा है कि 3 हड्डियां मिलकर एक हड्डी बना लेती है, एक हड्डी में मजबूती आ जाती है। ये इसलिए इसकी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है। इसी में आपको विज्ञान में कई एक प्रश्न पूछा जाता है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? तो हमारी कान की जो हड्डी होती है वह सबसे छोटी होती है, उसे कहा जाता है दोस्तों स्टेपिस की हड्डी। और सबसे बड़ी जो हड्डी हमारी मानी जाती है वह हमारी जांघ की हड्डी मानी जाती है, जिसे कहा जाता है दोस्तों फीमर की हड्डी। तो ये हड्डियां क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ये हड्डियां आपस में जुड़ के बड़ी हड्डी का निर्माण कर लेती हैं, जिस वजह से यहाँ पे हड्डियों की जो संख्या होती है वह कम हो जाती है। छोटे अक्षरों में अगर कहें तो हड्डियों का अस्थिकरण हो जाता है, जिस वजह से हड्डियों की संख्या कम होकर 206 बचती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ आती है दोस्तों मांसपेशियों की। बाल्यावस्था के समय काल में बालकों की जो मांसपेशियां होती हैं उनका 33 से 35% का जो विकास होता है वह बाल्यावस्था में होता है। मांसपेशियों का 33 से 35% का जो विकास होता है वह दोस्तों बाल्यावस्था में होता है। यह बात आप नोट करिएगा। देखिए, ये तो था हमारा बाल्यावस्था का कुछ शारीरिक विकास जिनको आपने देखा पढ़ा। इसमें आप एक चीज नोट करके चलिएगा, ये मैंने जो आपको बताया है। सबसे पहली बात क्या कि प्रति वर्ष बालकों के अंदर 5 से 6 सेंटीमीटर शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। मतलब प्रत्येक वर्ष अगर कहा जाए बाल्यावस्था में, तो इस वर्ष में जो बालक के अंदर वृद्धि होती है वह 5 या 6 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। और यहीं पे कहा जाए कि जब बालक बाल्यावस्था का प्रारंभ समय होता है उस कंडीशन में बालक बालिकाओं से बड़े होते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है बाल्यावस्था का 12 वर्ष का समय आता है उस समय में बालिकाएं जो होती हैं वो बालकों से लंबाई में बड़ी होती हैं दोस्तों। यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला हमारा जो नोट मैंने आपको बताया है कि 11 वर्ष की अवस्था में लड़कियों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। क्या है दोस्तों? 11 वर्ष की अवस्था में लड़कियों की लंबाई तेजी से बढ़ती है दोस्तों, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। और हृदय की जो धड़कन होती है वह 100 पर मिनट होती है और हड्डियों की जो संख्या होती है वह 350 होती है दोस्तों। और मांसपेशियां जो होती हैं वह 33 से 35% की जो मांसपेशियां होती हैं उनका विकास बाल्यावस्था काल में हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बाल्यावस्था का जो एक चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे एक प्रश्न में आपको बताना चाहूंगा, कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि बालक का जो समय होता है, बालक कौन से समय में घड़ी देखना प्रारंभ कर देता है? बालक कौन से समय में घड़ी तिथि समय जानना प्रारंभ कर देता है? इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों से पेपर में किए जाते हैं दोस्तों। उसके लिए हम आपके लिए बताना चाहेंगे, देखो इतना डीपली अगर मैं आपको हर मंथली हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ, हर सन के हिसाब से, हर ईयर के हिसाब से, लेकिन वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पर सी टेट के लिए, सीटीईटी के लिए, यूपी टेट के लिए और हरियाणा टेट के लिए बैठे हुए हैं दोस्तों, उनके लिए मैं इसकी एक पीडीएफ बनाकर आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। इसमें आपको पूरा हर माह को लेकर, हर वर्ष को लेकर, उसमें बालकों में जो परिवर्तन होते हैं, उनके संवेगों में, उनके जो विकास होते हैं, वो मैं आपको वहां पे पीडीएफ में दे दूंगा दोस्तों। वहां पे उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा और उसको अपनी नोटबुक में रिटर्न कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे एक प्रश्न किया कि बालक कौन सी अवस्था में समय तिथि दिनांक देखने लगता है, तो वह उसकी जो अवस्था होती है वह होती है दोस्तों 7 या 8 वर्ष की। इस वर्ष में जब बालक होता है, इस वर्ष में बालक क्या करने लगता है? घड़ी देखने लगता है, समय देखने लगता है, दिन और दिनांक को पहचानने लगता है। इस तरीके से अलग अलग वर्ष में अलग अलग प्रकार के उसके अंदर विकास होते हैं, विकास बढ़ते जाते हैं। तो ये विकास जानने के लिए मैं आपको पीडीएफ में लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहां पे इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ से हमारा बाल्यावस्था का शारीरिक विकास पूरा हो जाता है। अब हमारा जो अगला रहेगा दोस्तों, अब हमारा आएगा किशोरावस्था।
अब हमारी कौन सी अवस्था आएगी दोस्तों? अब हमारी जो अवस्था आएगी वो आएगी दोस्तों किशोरावस्था। ठीक है, देखिए किशोरावस्था, किशोरावस्था का जो समय काल होता है दोस्तों वह होता है हमारा 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का जो समय होता है उसे कहा जाता है किशोरावस्था का समय। इस किशोरावस्था के समय में बालक और बालिकाएं, हम और आप नॉर्मल भाषा में अगर बोलते हैं बाल्यावस्था तक तो बोलते हैं बालक और बालिकाएं, लेकिन जब बालक बालिकाएं जब किशोरावस्था में प्रवेश कर जाती हैं तब उनको किशोर या किशोरियां बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, किशोर या किशोरियां बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किशोरावस्था के कुछ उपनाम होते हैं, हम इनके उपनाम के बारे में जानेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पेपर में ज्यों के त्यों आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह उपनाम क्या इस तरीके से पूछे जाते हैं, उलझन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो हमारा आंसर रहेगा किशोरावस्था होती है। बसंत ऋतु काल कौन सा काल होता है, तो वो हमारा किशोरावस्था का काल होता है। स्वर्ण स्वर्ण काल जो रहता है वह हमारी कौन सी अवस्था का काल होता है, तो हमारा आंसर रहेगा दोस्तों किशोरावस्था का जो काल होता है उसे स्वर्ण काल कहा जाता है। इस तरीके से प्रश्न जो किए जाते हैं ये ज्यों के त्यों आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। किशोरावस्था का जो उपनाम होते हैं उसका सबसे पहला उपनाम देखा जाता है उलझन की अवस्था। क्या होता है दोस्तों? उलझन की अवस्था। इसे उलझन की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास और नैतिकता के विकास तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं। तो बालक के अंदर एक सोचने समझने की क्षमता जो होती है वह उलझनों में फंस जाता है, वह उलझनों में फंस जाता है। देखिए बालक के अंदर नैतिकता का विचार आने लगता है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है। जब बालक किसी अवस्था में जब पहुंचता है, किशोर अवस्था में पहुंचता है, जब उसे किसी चीज का निर्णय लेना होता है तब उस वक्त बालक एक उलझन में फंस जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। सामाजिक में जानने लगता है कि ये गलत है ये सही है, ऐसा करने से गलत होगा और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गलत होगा। इस तरीके की कई प्रकार की उलझनों में बालक फंसने लगता है, इसीलिए किशोर अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? उलझन की अवस्था कहा जाता है। और इसका एक महत्वपूर्ण रीजन यही होता है कि बालक के अंदर सामाजिक, भाषाई, नैतिक और मानसिक विकास तीव्र गति से हो जाता है, इसीलिए बालक उलझनों में फंस जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक बात और याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा मेरी एक बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक जब शैशवावस्था में रहता है, बालक जब शैशवावस्था में रहता है तब उसे वर्तमान का डर होता है, उसे वर्तमान की चिंता होती है। क्या होती है दोस्तों? वर्तमान की चिंता होती है कि वर्तमान में जो बालक कर रहा है वह क्या कर रहा है। लेकिन जब बालक बाल्यावस्था में पहुंच जाता है तब बालक के अंदर एक असफलता का डर आने लगता है। कौन सा डर आने लगता है दोस्तों? असफलता का डर आने लगता है। और जब बालक पहुंच जाता है कहां पर? किशोरावस्था में, तब बालक के अंदर एक भविष्य को लेकर चिंता होने लगती है। यह प्रश्न मैंने कई बार पेपरों में देखा है, इसलिए मैंने आपको बताया है, इसको आप पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। प्रश्न सबसे पहले क्या है? शैशवावस्था का जो काल होता है, इस अवस्था में बालक के अंदर वर्तमान की चिंता होती है। जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है दोस्तों तो उस समय बालक के अंदर एक असफलता का डर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बालक जब बाल्यावस्था में रहता है तो बालक को ये लगता है कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है, जैसे बालक विद्यालय जाता है, बालक विद्यालय गया, उसका पेपर का समय आया, तो उसके अंदर एक चिंता का भाव पैदा होता है, उसके अंदर एक चिंता का भाव पैदा होता है। बालक सोचता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें क्या होगा, मैं कहीं उत्तीर्ण होता हूँ कि अनुत्तीर्ण होता हूँ। इस तरीके के अंदर उसके क्या है, यहाँ से असफलता का क्या होता है? शुरुआत होती है। यहाँ से क्या होता है दोस्तों? असफलता की शुरुआत होती है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों बालकों के अंदर असफलता का डर होता है। अगली बात मैंने आपको बताई है कि बालक के अंदर एक जब किशोर अवस्था होती है तो बालक के अंदर भविष्य का डर सताने लगता है। बालक भविष्य को लेकर चिंतित होने लगता है कि भविष्य में हमारे लिए एकत्रित करके रखना है, मेरा भविष्य में हम क्या करना है। इस तरीके की रूपरेखा बालक के अंदर आने लगती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हमारे कुछ उपनाम है, इनको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला उपनाम हमारा उलझन की अवस्था है, दूसरा हमारा दुखी अवस्था है। बालक इस वक्त दुखी अवस्था में रहता है क्योंकि बालक संवेगों में फंस जाता है, बालक के अंदर संवेगात्मक विकास होने लगते हैं, बालक के अंदर भय, ईर्ष्या, घृणा, इस तरीके से कई प्रकार के संवेगों का निर्माण होने लगता है और इन संवेगों की वजह से बालक अपने मन ही मन में दुखी रहता है दोस्तों। ठीक है, अगली जो हमारी क्रिया होती है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। देखिए संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, जब बालकों के अंदर संवेग बढ़ने लगता है, देखिए क्रोध,
बालक के अंदर आपने ज्यादातर देखा होगा किशोर अवस्था का जो समय होता है उस अवस्था में बालकों के अंदर क्रोध बहुत तीव्र गति से होता है। इसी वजह से क्या होता है, उनमें क्या होता है, संवेग का जो परिवर्तन होता है उनके बदलने की, संवेगों में परिवर्तन की जो अवस्था होती है वह किशोर अवस्था में होती है। बालक पहले शांत भाव का रहता है लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध आने लगता है, धीरे धीरे उसके अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगता है दोस्तों, उसके अंदर ईगो आने लगता है। इसलिए कि तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि संवेग जो होते हैं वो विलियम मैकडोनल के अनुसार 14 प्रकार के संवेग बताए हुए हैं। जब हम आपको संवेगात्मक का पूरा पढ़ाएंगे उसमें हम आपको मैकडोनल के 14 पूरे संवेग आपको यहाँ पे लिखवाएंगे दोस्तों, जितने प्रकार के 14 संवेग मैकडोनल महोदय के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संवेगों में परिवर्तन होने लगता है। अगली बात जो कही जाती है किशोर अवस्था में वो कही जाती है बसंत ऋतु काल। बसंत ऋतु काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो बालक होता है, बालक अपने एक, अगर जो किशोर होता है, किशोर बालक होता है वह अपने पितृत्व के भाव में प्रवेश करने लगता है। बोल सकते हैं कि वह उसके अंदर बड़प्पन दिखने लगता है, उसके शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास से उसके अंदर एक बड़प्पन दिखाई देने लगता है, जिस वजह से उसे बसंत ऋतु काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो बसंत ऋतु काल है, यह इस शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वह किया जाता है दोस्तों किशोरियों को, और जो यहाँ पे स्वर्ण काल किया जाता है यह किया जाता है दोस्तों किशोर के लिए। इसका मतलब ये दोस्तों स्वर्णकाल जो होता है इस वक्त बालक के अंदर जनन अंगों का विकास होने लगता है, जिस वजह से बालक पितृत्व को प्राप्त होते हैं और बालिकाएं मातृत्व को प्राप्त होती हैं। इस तरीके के लिए इसलिए कहा जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि वसंत ऋतु का जो काल होता है वह कौन सी अवस्था का काल होता है। तो बसंत ऋतु का जो काल होता है वह किशोर अवस्था का समय होता है, और स्वर्ण काल जो होता है वह भी किशोरावस्था का काल होता है। देखिए दोनों बातें जो होती हैं ये बालक और बालिकाओं को लेकर कही जाती हैं। बालिकाओं के अंदर एक किशोरावस्था के समय उनके अंदर एक शारीरिक परिवर्तन होने लगता है, उनके जनन अंगों का विकास होने लगता है दोस्तों, जिस वजह से बालिकाओं के अंदर एक परिवर्तन होता है जिसे बसंत ऋतु का परिवर्तन कहा जाता है। इसी तरीके से बालकों के अंदर भी एक परिवर्तन होता है, उनके अंदर भी एक, बोल सकते हैं अपनी भाषा में, उनके अंदर एक पितृत्व की वो प्राप्ति होती है, और जिस वजह से उनके अंदर भी जनन अंगों का विकास होने लगता है। इस वजह से इसे स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगली बात कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों तीव्र विकास होता है और द्रुत विकास होता है। इसका मतलब क्या है, बालकों के अंदर सभी पक्षों में विकास होने लगता है। इसका मतलब ये है कि बालकों के अंदर सभी क्षेत्रों में विकास होने लगा है। पहले क्या हो रहा था, जब बालक शैशवावस्था में था तब बालक के अंदर शारीरिक विकास तीव्र गति से हो रहा था, मानसिक विकास उतना तीव्र गति से नहीं हो रहा था। लेकिन बालक अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर गया है तो बालक के अंदर सामाजिक विकास भी हो रहा है, क्योंकि बालक समाज में बैठ रहा है, विद्यालय जा रहा है, परिवार में बैठ रहा है, कई प्रकार के लोगों से मिल रहा है। इस प्रकार क्या है, बालक के अंदर तीव्र विकास होने लगता है, बालक के अंदर नैतिकता का विकास होने लगता है, भाषाई विकास होने लगता है। इस तरीके से सभी क्षेत्रों में बालक के अंदर विकास होने लगता है। इसी बात को लेकर कहा गया तीव्र विकास या द्रुत विकास कहा जाता है। ये दूसरा शब्द है, शब्द एक ही होता है लेकिन बाल विकास की भाषा में इसे द्रुत विकास कहा जाता है। अगला जो हमारा उपनाम है उसे कहा जाता है अमूर्त चिंतन की अवस्था। बालक जब किशोर अवस्था में पहुंचता है तब बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। देखिए बाल्यावस्था में जब बालक रहता है तो बाल्यावस्था में रहते समय बालक एक कौन सा चिंतन करता है दोस्तों, मूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन मतलब वही चिंतन करता है जो बालक के समक्ष उपस्थित होती है, उसी चीज के बारे में जानता है। लेकिन जब बालक किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तब बालक एक अमूर्त चिंतन करने लगता है। जैसे कि हम और आप हैं, हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन हम यहाँ बैठकर दिल्ली के बारे में सोचते हैं। तो देखिए दिल्ली क्या है, दिल्ली हमारे लिए एक अमूर्त है। सोच तो हम दिल्ली के बारे में रहे हैं लेकिन दिल्ली हमारे सामने नहीं है या हम दिल्ली में उपस्थित नहीं है। आप यहाँ से सोच रहे हैं कि आगरा का ताजमहल, आप चिंतन कर रहे हैं आगरे के ताजमहल का, लेकिन वो आपके सामने नहीं है, फिर भी आप उसका चिंतन कर रहे हैं। तो ये जो अवस्था होती है, यह अवस्था होती है हमारी कौन सी, अब ये हमारी अवस्था जो होती है यह अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। और ये कब होती है दोस्तों, ये किशोर अवस्था के समय काल में होती है। कई प्रकार के चिंतन होते हैं, कोई भी आपको सामान लेना है, कहीं भी आपको जाना है, इस तरीके के चिंतन किशोर अवस्था की अवधि में बालक करने लगता है।
अगली जो हमारी बात आती है उसे कहा जाता है दोस्तों तार्किक चिंतन। जब हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि बालक के अंदर एक अतार्किक चिंतन होता है। बालक ऐसे चिंतन करता है जिसका कोई तर्क नहीं होता। बालक बोलता है कि मुझे आसमान में चंद्रमा दिख रहा है, मुझे वो चाहिए। तो ये क्या है? ये वितर्क है, ये अतर्किक है, ये बात संभव नहीं है। इस प्रकार की चिंतन करने लगता है। लेकिन बालक जब शैशवावस्था में पहुंचता है, क्षमा चाहते, जब बालक किशोर अवस्था में पहुंचता है तब बालक के अंदर एक समझदारी आने लगती है। बालक विचार करने लगता है, बालक के अंदर अच्छे भले बुरे का ज्ञान होने लगता है, जिस वजह से बालक क्या करने लगता है? तार्किक चिंतन करने लगता है। वही चीज सोचता है जो तर्कपूर्ण होती है, जिसे वह पूर्ण कर सकता हो वही चीज के बारे में सोचता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है किशोर अवस्था के लिए। अगली जो हमारी बात होती है ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इस बात को याद रख लीजिएगा, ये दोनों जो उपनाम होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में, हर पेपर में आपको पेपर में ये मिलेगा ही, हर पेपर में मिलता है। सीटीईटी में मिलता है, हरियाणा टेट में मिलता है, यूपी टेट में ही मिला और एमपी टेट में भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये दोनों उपनाम पढ़ लिए तो आपका 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो जाएगा। ये बात जो होती है प्रबल किशोरावस्था में बालक के अंदर प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। यह बात जो कही है दोस्तों, यह बात कही हुई है सिगमंड फ्राइड ने। किसके द्वारा कही गई दोस्तों? यह बात कही गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सिगमंड फ्राइड के द्वारा यह बात कही गई है दोस्तों। तो ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बालक के अंदर प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष और तूफान की जो अवस्था होती है वह कौन से काल में होती है? तो वह जो हमारी होती है वह होती है दोस्तों किशोरावस्था के समय काल में। ये कथन किसके द्वारा किया गया? यह कथन बोला गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। अगली जो हमारा उपनाम होता है जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो इन सभी रीजन की वजह से बालक को किशोर अवस्था में कई प्रकार के संघर्ष करना पड़ता है, अपने भविष्य को लेकर सोचना पड़ता है, उसको जीवन में एकत्रित करने के बारे में सोचना पड़ता है, उसके अपने चारों सभी क्षेत्रों के बारे में सोचना पड़ता है। तो वो जीवन के लिए क्या होता है? उसका जो समय होता है वो अत्यंत प्रबल होता है, वो दबाव में रहता है, अत्यंत तनाव में रहता है और उसमें संघर्ष में जीवन होता है। इसी वजह से बालक के लिए क्या कहा जाता है? जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। और यह बात जो कही है दोस्तों, यह बात कही है किलपैट्रिक महोदय ने। किसके द्वारा कही गई है दोस्तों? यह बात कही गई है दोस्तों किलपैट्रिक महोदय ने। तो देखिए किलपैट्रिक का और सिगमंड फ्राइड का ये कथन जो है कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये कई बार आपसे पेपर में पूछी जाती है, इसको तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी किशोर अवस्था प्रारंभ होती है से कहाँ तक? 13 से 18 वर्ष तक। और ये हमारे कुछ उपनाम होते हैं। इसे उलझन की अवस्था भी कहा जाता है किशोर अवस्था के लिए, दुखी अवस्था कहा जाता है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है, बसंत ऋतु का काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, तीव्र विकास या द्रुत विकास कहा जाता है, अमूर्त अवस्था होती है और तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। और प्रबल दबाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था ही जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। यह बात कही हुई दोस्तों किलपैट्रिक महोदय के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे कुछ किशोर अवस्था को लेकर कुछ उपनाम यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, हम कुछ कथन पढ़ेंगे। 2 कथन आपके यही हो जाते हैं सिगमंड फ्राइड के द्वारा और किलपैट्रिक के द्वारा। आगे पढ़ेंगे हम दोस्तों विशेषताएं, कि किशोर अवस्था की जो विशेषताएं होती हैं वह क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब हमने आपको बताया था कि हमारे कुछ उपनाम यहाँ पे पूरे हो चुके थे। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली परिभाषा जो है किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। किलपैट्रिक महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था जो होती है वो जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। यह बात पेपर में कई बार पूछी जाती है। किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। और यहीं पर एक परिभाषा और है, जिसे प्रबल दबाव और तनाव और संघर्ष का जो काल होता है या संघर्ष की जो अवस्था होती है, यह जो परिभाषा है, यह परिभाषा सिगमंड फ्राइड के द्वारा भी कही गई है। लेकिन सबसे ज्यादा इस परिभाषा को महत्व जाता है तो स्टैनली हॉल के लिए जाता है दोस्तों। किसके लिए जाता है? स्टैनली हॉल के लिए जाता है। और यह जो परिभाषा है यह स्टैनली महोदय के द्वारा सर्वप्रथम दी गई थी। ठीक है दोस्तों। अगली बात जो कही है वैलेंटाइन महोदय ने कही है। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था में
बालक की जो अवस्था होती है वह अपराध की अवस्था होती है। इस वक्त बालक क्या करने लगता है? अपराध करने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कौन से अपराध करने लगता है? देखिए, बालक के अंदर जब प्रेम बालक के अंदर जब संतुष्टि नहीं हो पाती है, उस वक्त बालक के अंदर एक अपराध की विशेषता एक प्रारंभ होने लगती है। प्रेम का मतलब यह है कि बालक जैसे घर में रहता है, बालक जैसे घर में रहता है, किसी माता पिता के द्वारा या घर के किसी बड़े सदस्य के द्वारा उसको डांट दिया जाता है, या उसको ऐसा लगता है कि हमारे घर वाले हमारे साथ प्रेम नहीं करते हैं, तब बालक क्या करने लगता है? अपने अलग अलग तरीकों से अलग अलग काम करने लगता है। वह ये नहीं सोचता कि हम जो काम कर रहे हैं वह कार्य हमारा सही है या गलत है। उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए, जैसे कि बालक ने घर पे मंगाया कि मुझे 100 रुपए चाहिए, घर वाले पूछते हैं आपको क्यों चाहिए 100 रुपए? आप घर पे रह रहे हैं, घर पे खाना खा रहे हैं, घर पे आप रह रहे हैं, कोई आपको जरूरत नहीं है, क्यों चाहिए 100 रुपए? उस वक्त बालक के अंदर एक क्या होने लगता है? घर वाले मुझे मना करते हैं, मुझे पैसों की आवश्यकता होती है लेकिन घर वाले मुझे पैसे नहीं देते हैं। तब बालक कई तरीकों से पैसे कमाने की प्रयास करता है, चाहे वो तरीका गलत हो या सही हो। इस तरीके लिए इसके लिए क्या कहा जाता है? अपराध की अवस्था कहा जाता है। दूसरी अवस्था जो देखने को मिलती है, जो अत्यंत प्रमुख होती है, दूसरी अवस्था जो हमारी होती है वो होती है घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। किशोरावस्था में देखिए, बाल्यावस्था में देखा था कि बालकों के अंदर मित्रता और टोली और समूह की अवस्था प्रारंभ होती है। यहीं पर जो बालक के अंदर एक घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। किशोरावस्था की जो एक काल होता है, इस काल में बालकों के मित्र होते हैं जिनमें घनिष्ठ मित्रता का भाव प्रमुख देखने को मिलता है। तो यह जो कथन है यह वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। इन कथनों को नोट कर लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली तो विशेषता जो होती है बालकों के अंदर, वो होती है कि बालकों के अंदर क्या होता है? शारीरिक विकास और विशेषताएं। बालकों के अंदर शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। देखिए दोस्तों, यह बात जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा कही गई है कि बालकों के अंदर जो शारीरिक विकास होता है वो अत्यंत तीव्र गति से होता है। तो बालकों का जो विकास, शारीरिक विकास होता है वो तो निरंतर चलता आ रहा है, शैशवावस्था से भी आ रहा है, बाल्यावस्था से भी आ रहा है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये तीव्र गति से का मतलब क्या है? देखिए, किशोरावस्था से ही बालक के अंदर एक उसके शारीरिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि बालक जो रहते हैं वो अपने पितृत्व को प्राप्त करते हैं, बालिकाएं जो होती हैं वो अपनी मातृत्व को प्राप्त करती हैं। यहीं से बालिकाओं के अंदर एक मासिक धर्म प्रारंभ होता है, ठीक है, जिसे वजह से उसके लिए बसंत ऋतु का काल कहा जाता है दोस्तों। और इसीलिए कहा जाता है कि अपने जननांगों का विकास होने लगता है। और जिस तरीके से बोला जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। अगली हमारी जो बात होती है वो यहाँ पर होती है कि विकास में वृद्धि तीव्र गति से होती है, तीव्र होती है। देखिए, मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था। यह डायग्राम हमारा था काय का? जन्म के समय। देखिए, जन्म के समय बालक के अंदर वृद्धि तीव्र हो रही थी, यहाँ पे विकास धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन जब किशोरावस्था में पहुंचता है, तब बालक के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर विकास तीव्र गति से होता है। विकास कैसा होता है दोस्तों? तीव्र गति से होता है। और वृद्धि जो होती है उसकी दर थोड़ी कम हो जाती है। इससे बात क्लियर होती है कि जब बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तब बालक के अंदर जो विकास होता है वो अत्यंत तीव्र गति से होने लगता है और सभी क्षेत्रों में होने लगता है। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, भाषाई विकास भी होता है, नैतिक भी होता है और सामाजिक भी होता है। तो यह बात यहाँ पे होती है कि विकास में वृद्धि तीव्र होती है। अगली बात हमारी होती है कि यहाँ पर बालक जो रहते हैं, बालक पितृत्व को प्राप्त करते हैं, पितृत्व को, और बालिकाएं जो होती हैं
वह मातृत्व को प्राप्त करती हैं, मातृत्व को प्राप्त करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एक अगली विशेषता होती है। अब यहाँ पे देखिए उलझन की अवस्था जो होती है, ये तो मैंने आपको पहले आपको उपनाम में आपको बता दिया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता है संवेगों में प्रबल परिवर्तन होता है, संवेगों में प्रबल परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि संवेगों में प्रबल परिवर्तन किस तरीके का होता है। देखिए किशोरावस्था में बालक के अंदर एक ईगो आने लगता है, किशोरावस्था में बालक के अंदर एक ईगो आने लगता है, उसका स्वाभिमान बोलने लगता है, वह काम भी कर जाता है संवेगों की वजह से जो उसके लिए असंभव था। क्या होता है, आपने देखा होगा बालक जब बड़ा हो जाता है, अगर उसके लिए आपने ईगो और स्वाभिमान वाली बात अगर कर दी जाती है कि यह काम आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या आने लगता है, उसके अंदर एक ईगो रहता है, उस ईगो को ठेस पहुंचती है, जिस वजह से उसके अंदर संवेग जागृत होने लगते हैं, उसके अंदर एक जुगुप्सा नाम का संवेग उत्पन्न होने लगता है, उसके अंदर एक क्रोध वाला संवेग उत्पन्न होने लगता है, और वह ठान लेता है कि जो काम आपने मुझे मना किया है कि आप नहीं कर सकते, मैं वो काम भी करके दिखाऊंगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, बालकों के जो संवेग होते हैं उनमें प्रबल परिवर्तन आने लगते हैं दोस्तों। इसी के लिए कहा जाता है, क्योंकि इस समय पे क्या होता है, ईगो जो स्वाभिमान होता है वो अत्यंत प्रबल होता है। इसके लिए आप हेडिंग में यहाँ पे लिख लीजिएगा, ईगो, ईगो की भावना, ईगो की भावना आने लगती है। मतलब बोल सकते हैं कि स्वाभिमान, स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। अगर आप किशोरावस्था में किसी बालक के लिए अगर बोल दें कि यह काम आप नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है, उस वक्त बालक क्या सोचेगा कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं। तो इसके लिए क्या होता है, बालक के अंदर एक ईगो को ठेस पहुंचती है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो बालक वह कार्य भी कर जाता है। उसकी बात की वजह से, उस संवेग की वजह से उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, उसके अंदर जुगुप्सा उत्पन्न होती है, उसके अंदर एक तेज उत्पन्न होता है, जिस वजह से बालक क्या कर रहा है, बालक वह काम भी कर जाता है जो बालक के लिए असंभव था। अगली बात अगर यहाँ बोली जाती है दोस्तों, तो बालक के अंदर जो होती है यहाँ पर स्वतंत्रता की भावना होती है। बालक के अंदर कैसी भावना होती है, स्वतंत्रता की भावना होती है। बालक इस समय में स्वतंत्र रहना चाहता है, वह किसी के अधीन काम नहीं करना चाहता। आप सोचेंगे कि बालक घर में रहता है, बालक को आप घर में बिठा के रखोगे किशोर अवस्था में, तो ये बालक ये संभव नहीं है। बालक अपने आप में स्वतंत्र रहना महसूस करता है, स्वतंत्र रहना पसंद करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, एक स्वतंत्रता की भावना होती है बालक के अंदर, कि बालक अपने आप में स्वतंत्र रहता है। अगली विशेषता यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहीं पर होता है दोस्तों, स्वतंत्रता की भावना हो जाती है, यहीं पर होता है दोस्तों वीर पूजा की भावना होती है। बालक के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो होती है दोस्तों वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। अगली विशेषता रहेगी हमारी नेतृत्व की भावना, नेतृत्व की भावना। अगली जो हमारी विशेषता रहेगी दोस्तों वो हमारी रहेगी नेतृत्व की भावना। और यहाँ पर अगली विशेषता जो हमारी रहेगी वो रहेगी यौन ऊर्जा पुनः सक्रिय होने लगती है, पुनः सक्रिय होने लगती है, वो भी तीव्र गति से, तीव्र गति से। अगली विशेषता ये होती है, और अगली विशेषता जो होती है वो होती है विषम लिंगी आकर्षण होता है। देखिए अवस्था में अपन ने क्या पढ़ा था कि बालकों के अंदर समलिंगी विशेषताएं होती हैं, लेकिन किशोरावस्था में बालकों के अंदर, जो भी बालक किशोरावस्था में होते हैं उनके अंदर विषम लिंगी आकर्षण का भाव पैदा होने लगता है, इसीलिए इसे कहा जाता है विषम लिंगी का आकर्षण, विषम लिंगी का आकर्षण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वीर पूजा की भावना, नेतृत्व की भावना, यौन ऊर्जा पुनः सक्रिय होना, समलिंगी का आकर्षण, इस तरीके की जो भाव होते हैं वह बालक के उसके अंदर किशोर अवस्था में प्रारंभ होने लगते हैं। अब बालक के अंदर त्याग की भावना, बलिदान की भावना और परोपकार की भावना भी जागृत होने लगती है दोस्तों। ये बहुत ही प्रमुख परिभाषाएं हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं, और इसी में हम लिख देंगे कि इस अवस्था में
इस अवस्था में बालक के अंदर, बालक में भविष्य का डर रहता है, भविष्य का डर रहता है। ये हमारी अगली विशेषता हो जाती है कि किशोरावस्था में बालक के अंदर भविष्य का डर रहता है। किशोरावस्था में बालक के अंदर डर होता है और इसके लिए बोला जाता है इस अवस्था में और मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क पुनः चंचल होने लगते हैं। पुनः मस्तिष्क में पुनः चंचलता आने लगती है। देखिए, जब मैंने आपको बाल्यावस्था के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था में बालकों के अंदर जो चंचलता का भाव होता है, चंचलता की जो प्रवृत्ति होती है वह कम होने लगती है, धीमी होने लगती है। इसका मतलब चंचलता खत्म होने लगती है। लेकिन जब बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो बालक के अंदर जो मन और मस्तिष्क में चंचलता का भाव पुनः जागृत होने लगता है और पुनः सक्रिय हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने विशेषता बताई आपको वीर पूजा की भावना। देखिए, जब बालक किशोरावस्था में होता है तब बालक के अंदर वीर पूजा की भावना इस पर दिखाई देती है। वीर पूजा क्या होता है? बहुत बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, बहुत क्रांतिकारी होते हैं, उनके बारे में जानकर बालक क्या करने लगता है, अपने अंदर जोश पैदा करने लगता है, उसके अंदर वीरता का भाव उत्पन्न होने लगता है। जैसे कि उसने एग्जाम्पल के लिए महाराणा प्रताप के बारे में सुना, भगत सिंह के बारे में सुना, उनको अपने एक आदर्श मानकर बालक के अंदर एक वीरता का भाव पैदा होने लगता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे वीर पूजा की भावना कहा जाता है। बालक किसी महापुरुष को अपना एक आदर्श मान लेता है। जैसे महाराणा प्रताप को बालक ने अपना आदर्श मान लिया कि महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और सरदार भगत सिंह ने बहुत ही अच्छे कारनामे किए, बहुत ही देश के लिए बहुत बलिदान दिया। उनकी भावनाओं को लेकर उसके अंदर एक वीरता का भाव पैदा होने लगता है। इसीलिए क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे वीर पूजा की भावना कहा जाता है। अगली बात जो हमारी होती है वो नेतृत्व की भावना होती है। जब बालक किशोर अवस्था में पहुंच जाता है तो घर के द्वारा उसके ऊपर एक जिम्मेदारियां दी जाती हैं। घर के द्वारा उसके लिए एक जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि आगे से आपको ये काम करना है। जैसे कि अब जैसे बालक को कहीं जाना है, एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए, जैसे आपके लिए कहीं किसी को लेने जाना है, तब घर वाले आपसे बोल देंगे, आपके मम्मी या पापा आपसे बोल देंगे कि आप ये काम देख लेना। कोई भी शादी फंक्शन वगैरह होती है तो आप बालक को बता दिया जाता है कि अब तुम्हें ये काम संभालना है, इस काम का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो बालक क्या कर रहा है, बालक उस काम के प्रति अपने लिए एक नेतृत्व की भावना कर रहा है। मतलब उसके अंदर एक नेतृत्व कर रहा है उस काम के लिए। उस काम का पूरा प्रभार उसने अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब क्या है, बालक उस काम का नेतृत्व कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, किशोर अवस्था में बालक के अंदर एक नेतृत्व की भावना होती है। बालक स्वयं वो कार्य की जिम्मेदारियां लेना चाहता है। जो भी कार्य उसके घर वाले माता पिता करते हैं, उसके बड़े करते हैं, तो उसके अंदर वो कार्य अपने हाथ में लेने की एक भावना जागृत होने लगती है, जिसे कहा जाता है नेतृत्व की भावना। यहाँ पर यौन ऊर्जा पुनः सक्रिय होने लगती है। सिगमंड फ्राइड ने कहा है, ये वही बात है कि शैशवावस्था में यौन ऊर्जा सक्रिय होती है, बाल्यावस्था में यौन ऊर्जा सुप्त रहती है, मतलब निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि संपूर्ण तरीके से निष्क्रिय नहीं होती, बस सुप्त होती है, छुपी हुई रहती है, उसके जागृत नहीं होती। लेकिन जब बालक किशोर अवस्था में पहुंचता है, नामों का और उसके उपनामों का विकास होने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर मन में चंचलता आने लगती है और उसके अंदर मस्तिष्क में उसके अंदर क्या है दोस्तों, यौन ऊर्जा की जो भावना होती है, काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है, जो पुनः सक्रिय होने लगती है और अत्यंत प्रबल सक्रिय होती है। यहाँ पे होता है विषमलिंगी आकर्षण। देखिए, यहाँ पर जो विषमलिंगी आकर्षण जो होता है या प्रेम होता है, वह देखिए बाल्यावस्था में मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था में बालक बालकों के साथ बैठता है और बालिकाएं बालिका बैठती हैं। अब बालक किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है। विद्यालय के बाद बालक कॉलेज में जाता है। कॉलेजों में उसके प्रति जो आकर्षण होता है, यहाँ पर यह सिस्टम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर बालक जो रहता है वह बालिकाओं से प्रेम करने लगता है या बालिकाओं के प्रति उसका आकर्षण होने लगता है। और यही बात जो होती है बालिकाओं के लिए बालकों के प्रति आकर्षण होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि विषम लिंगी का आकर्षण होने लगता है। बालक का बालिकाओं के साथ
आकर्षण का भाव पैदा होने लगता है और बालिकाओं के लिए बालकों के साथ एक आकर्षण का भाव पैदा होने लगता है, इसीलिए क्या कहा जाता है दोस्तों, विषम लिंगी का आकर्षण कहा जाता है। अगली बात जो हमारी होती है विशेषता, त्याग, बलिदान और परोपकार की भावना। बालक जब बड़ा हो जाता है, किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, कई प्रकार के वीर रस के बारे में पढ़ता है, वीर भावना उसके अंदर आने लगती है, महापुरुषों के बारे में पढ़ता है, तो उसके अंदर एक क्या लगता है, उसके अंदर एक कोई कार्य करने का, जैसे देश के प्रति अगर कोई कार्य करना है, जैसे आपने सुना होगा कि कहीं भी कोई आतंकवादी है, अगर कहीं भी कोई आतंकवादी है, अगर हमारे देश में कभी किसी के द्वारा कोई क्षति हो जाती है, अगर हमारे देश के आर्मी जवानों के लिए कोई क्षति हो जाती है, तो बालक के अंदर एक क्रोध पैदा होने लगता है, बालक के अंदर एक त्याग की भावना पैदा होने लगती है कि काश मैं भी वहां उस जगह होता, तो मैं भी उनके साथ लड़ाई लड़ता, मैं भी वहां पे संघर्ष करता। तो उसके अंदर क्या है, बालक के अंदर एक त्याग की भावना होती है। अब यहाँ पर दूसरी बात होती है बलिदान की भावना। सेम वही बात है कि बालक के अंदर बलिदान की भावना होती है कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। अगली जो बात होती है परोपकार की भावना होती है। बालक के अंदर जब परोपकार की भावना होती है तो बालक जैसे कोई भी कार्य है, जैसे बालक के सामने अगर कोई दरिद्र व्यक्ति जा रहा होता है, जैसे बालक बड़ा हो गया और उसके सामने कोई दरिद्र व्यक्ति है, उसके साथ कोई भूखा व्यक्ति अगर बैठा हुआ है, तो उसका मन करता है कि मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए दे दूं या उसकी कुछ आर्थिक रूप से मदद कर सकूं, उसके प्रति परोपकार की भावना जागृत होने लगती है दोस्तों। इसीलिए क्या कहा जाता है, किशोर अवस्था जो होती है वो त्याग, बलिदान और परोपकार की भावना पैदा होती है। इस अवस्था में बालक में भविष्य का डर रहता है, जिस वजह से बालकों के लिए कहा जाता है उलझन की अवस्था। बालक जब किशोर अवस्था में पहुंच जाता है तो बहुत सी चीजों के बारे में उसको सोचना पड़ता है, अपने परिवार के बारे में, भविष्य में उसको क्या करना है, भविष्य की चिंता उसको सताने लगती है कि आगे चले के उसको क्या करना है, आगे चले के उसको उस चीज से कैसे निपटना है, इस चीज के बारे में सोचने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, इस अवस्था में बालक में भविष्य का डर जो रहता है वो निरंतर बना रहता है दोस्तों। और यहीं पे क्या होता है, मन मस्तिष्क में पुनः चंचलता आने लगती है दोस्तों, बालक के मन और मस्तिष्क में पुनः चंचल होने लगता है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती हैं, थोड़ा अलग तरीके से पूछी जाती है, शब्द के नहीं रहती, लेकिन इन्हीं शब्दों को उलट फेल करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर एक हमारी अगली विशेषता जो होती है वो स्वाभिमान की भावना। स्वाभिमान की भावना, देखिए दोस्तों ये जो भावना होती है स्वाभिमान की भावना, ऐसे बोल सकते हैं अपन ईगो। जब बालक किशोर अवस्था में रहता है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बालक जब किशोर अवस्था में रहता है तो उसका स्वाभिमान उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और यह जो रहता है यह अत्यंत प्रबल होता है, यह अत्यंत प्रबल होता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि बालक के लिए किशोर अवस्था के समय पे अगर आपने कोई भी ऐसी टीस वाली कोई बात कर दी जो कि बालक को पसंद ना हो, तो बालक उसके अंदर क्या समझता है कि आपने जो बात की है वह हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। जैसे किसी बालक का एक निश्चित होता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, उसका एक दिनचर्या निर्धारित होती है, लेकिन जब उसके द्वारा अगर आपके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है जो उसके लिए पसंद ना हो, तो वह क्या समझता है कि उसके स्वाभिमान के लिए ठेस पहुंचा दिया, ठीक है। तो वो बालक उसे सहन नहीं कर पाता है और इस तरीके से बालकों के अंदर संवेगों में परिवर्तन होने लगते हैं बहुत ही तेजी से, जिस वजह से बालक वह कार्य कर जाता है जो कि उसके लिए असंभव था, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारी यहाँ पे जो विशेषताएं थी, यहाँ पे वो विशेषताएं खत्म हो जाती हैं दोस्तों, किशोर अवस्था की विशेषताएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किशोर अवस्था की जो शारीरिक विकास होता है, इसमें आपको बारे में बताएंगे। तो ये हम सभी यहाँ पे जानते हैं कि अगर यहाँ पे देख लिया जाए शारीरिक विकास, देखिए दोस्तों क्या है शारीरिक विकास, इसमें बस 2-3 तथ्य इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। शारीरिक विकास किशोर अवस्था में सबसे पहला तो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों हड्डियों के बारे में। तो हड्डियां जो हमारी होती हैं वो होती हैं दोस्तों 206 होती हैं, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद हड्डियों में अस्थिकरण हो जाता है 350 के द्वारा। 350 हड्डियां आपस में संयोजित होकर और हड्डियों का अस्थिकरण करके 206 हड्डी बचती हैं, जो कि विज्ञान की भाषा में आपने कई लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा दोस्तों हड्डियों के बारे में। यहाँ पर जो होते हैं दांत के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों अगर बोला जाए तो 28 दांत होते हैं, 28 दांत होते हैं। 4 जो होते हैं वो हमारे प्रज्ञा दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं दोस्तों? प्रज्ञा दांत होते हैं। इनको आप याद करिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि एक मनुष्य में 18 वर्ष के मनुष्य के अंदर कितने दांत होते हैं, अगर आपसे दांत पूछा जाता है दोस्तों तो दांतों की संख्या 28 होती है।
लेकिन 4 जो होते हैं उन्हें प्रज्ञा दांत कहा जाता है। अगर अपनी भाषा में देखें तो उन्हें अकल की दाढ़ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? अकल की दाढ़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी हड्डियां हो गई, दांत के बारे में हो गया। अगर यहाँ पे आपसे मस्तिष्क का पूछा जाता है तो मस्तिष्क का आपका वही रहता है 1240, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा। और बाल विकास की भाषा में से क्या कहा जाता है? 1250। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कुछ विशेषताएं होती हैं। हृदय की धड़कन पूछी जाती है तो वो हमारी होती है दोस्तों 72 पर मिनट। कितनी होती है दोस्तों? 72 पर मिनट होती है। तो ये हमारी कुछ शारीरिक विकास के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जाते हैं वो भी हमारे द्वारा आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। अब आपको जो भी आपको समस्या रहती है आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो बालकों के अंदर शारीरिक विकास होता है वो मेरे द्वारा आपको बता दिया गया, लेकिन इसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे याद आए हुए हैं। इनकी कुछ विशेषताओं में 2-3 विशेषताएं और होती हैं महत्वपूर्ण, उनको भी आप जरा देख लीजिएगा। सबसे पहली जो विशेषता बालक के इनके अंदर होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा फिर देख लेते हैं। एक घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता का भाव होता है जो कि विशेषताओं में होता है दोस्तों। ये भी इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। और इसकी जो अगली सबसे बड़ी विशेषता होती है दोस्तों वह होती है बालक जब किशोर अवस्था में रहता है, बालक जब किशोर अवस्था में रहता है तब बालक के अंदर मानसिक विकास, बालक के अंदर मानसिक विकास, मानसिक विकास तीव्र गति से होने लगता है, तीव्र गति से होता है, जिस वजह से बालक क्या करने लगता है? चिंतन करने लगता है, कल्पनाएं करने लगता है। और तीसरा एक शब्द देखने को मिलता है दोस्तों दिवा स्वप्न, या इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों कल्पना तरंगें, कल्पना तरंगें। मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और बालक चिंतन, कल्पना और दिवा स्वप्न देखने लगता है, देखने लगता है। और अगली जो हमारी लास्ट आखिरी विशेषता जो होती है वह होती है दोस्तों ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने लगता है, ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने लगता है। कुछ ये महत्वपूर्ण बातें जो रह गई थी वो हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं दोस्तों, जो कि हमारी विशेषताएं हैं इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये भी हमारी कुछ विशेषताएं, बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर वीडियो खत्म होने के पहले यहाँ पे मैंने आपको दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा घनिष्ठ मित्रता की विशेषता जो होती है यह अत्यंत प्रबल होती है। जब बालक किशोर अवस्था में रहते हैं उसके अंदर घनिष्ठ मित्रता बनाने का भाव होता है। और दूसरा जो विशेषता है जो वह मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, जिसमें बालक क्या करता है? चिंतन करने लगता है, कल्पनाएं करने लगता है और दिवा स्वप्न और कल्पना तरंगे देखने लगता है। दिवा स्वप्न का यहाँ पे मतलब माना जाता है दोस्तों खुली आंखों से सपने देखना। कल्पना तरंगों का मतलब होता है खुली आंखों से सपने देखना, उन्हें कहा जाता है दिवा स्वप्न या कल्पना तरंगे। ये वो सपने होते हैं कि बालक किशोर अवस्था में है, यहाँ बैठा हुआ है और सोच क्या रहा है? हमें आगे चल के एक बहुत बड़ा मकान बनाना है, मकान बनाना है, मुझे आगे चल के कार लेना है। मतलब वो चीजें जो यहाँ पे बालक आंख खोल के उनके बारे में सपने देख रहा है कि हमें ये काम करना है, तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों दिवा स्वप्न या कल्पना तरंगे। जो आंखें खोलकर जिनका स्वप्न देखा जाता है, जिनके बारे में सोचते हैं, उन्हें कहा जाता है दिवा स्वप्न या कल्पना तरंगे। अगली जो हमारी विशेषता है, बालक किशोर अवस्था में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेता है। बालक किशोर अवस्था में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगता है। आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था का बालक कभी ये नहीं बोलता हे भगवान मेरा ये काम कर देना। कोई भी अच्छा कार्य करने के पहले बालक मंदिर जाने की ओर नहीं सोचता है, लेकिन जब बालक किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है तब बालक के अंदर ये भाव जागृत होने लगता है। बालक जब कभी भी पेपर देने जाएगा तो भगवान का स्मरण करके जाएगा, भगवान के बारे में चिंतन करेगा और भगवान के बारे में सोचेगा और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि भगवान के ऊपर सत्ता स्वीकार कर लेता है कि हाँ ईश्वर होता है और ईश्वर हमारी मदद करता है और ईश्वर की सेवा भाव के बारे में वो सोचने लगता है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें दोस्तों, और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें
और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय बागी।